नमस्कार। चलिए आज समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया का पैसा आखिर चलता कैसे है और असल में इसे चला कौन रहा है। तो ये पूरी बात शुरू होती है एक बड़े ही कह सकते हैं चौंकाने वाले बयान से। बयान ये है कि इस दुनिया के मालिक सिर्फ 5 हैं। सोचिए, एक ऐसा दावा जो कहता है कि असली ताकत तो बस मुट्ठी भर देशों के हाथ में है। तो ये कौन है और ये सब कब शुरू हुआ? कहा जाता है कि ये कोई आज की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी योजना है जो दशकों, शायद सदियों से चल रही है। और इसमें मुख्य खिलाड़ी कौन है? चलिए देखते हैं। तो ये रहे वो 5 देश: अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। अब इसमें दिलचस्प बात क्या है? यही 5 देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सदस्य भी हैं। मतलब इस नजरिए से देखें तो यही इस पूरे ग्लोबल सिस्टम के बनाने वाले हैं और सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले भी। लेकिन सवाल यह है कि ये सब शुरू कहां से हुआ? तो कहानी हमें ले जाती है कई दशक पीछे, एक कॉन्फ्रेंस में, जहां कहा जाता है कि अगले 200 साल तक दुनिया पर आर्थिक कब्जा बनाए रखने का एक पूरा का पूरा खाका तैयार किया गया था। अच्छा, अब जो सच में दिलचस्प बात है वो ये है कि ये प्लान सिर्फ कागजों पर नहीं था। इसको हकीकत में बदलने के लिए बहुत ही पावरफुल ग्लोबल हथियार बनाए गए, और ये हथियार थे कुछ संस्थाएं। ये बात है 1944 की ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। कहा जाता है कि यही वो पल था जब आज के फाइनेंशियल कंट्रोल की नींव रखी गई थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया की अर्थव्यवस्था तहस-नहस थी, तो उसे फिर से बनाने के नाम पर FIM और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं ने जन्म लिया। इस पूरे सिस्टम को आप समझ लीजिए 4 मजबूत पिलर्स पे खड़ा किया गया। पहला, अगर किसी देश को अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए है IMF। दूसरा, विकास के नाम पर बड़े-बड़े लोन देने के लिए है वर्ल्ड बैंक। तीसरा, पूरी दुनिया में व्यापार के नियम कौन तय करेगा, उसके लिए WTO। और चौथा, सारे इंटरनेशनल पैसों के लेन देन पर नजर रखने के लिए स्विफ्ट सिस्टम। इस सिस्टम को ठीक से समझने के लिए इसकी 2 सबसे ताकतवर, जिन्हें जुड़वा बहनें भी कहा जाता है, उन्हें समझना जरूरी है। IMF वो एक तरह से इकोनॉमी का इमरजेंसी रूम है। मतलब कोई देश अगर दिवालिया होने वाला हो तो उसे बचाने के लिए शॉर्ट टर्म लोन देता है। वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह है, जो सड़क, बांध जैसे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए कर्ज देता है। तो ठीक है, ये संस्थाएं तो बन गईं, लेकिन असली कंट्रोल काम कैसे करता है? सारा खेल इन संस्थाओं के अंदर की वोटिंग में छिपा है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 37%। और ये चार्ट ये बड़ी खूबसूरती से दिखाता है कि ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है। देखिए, वर्ल्ड बैंक से कोई भी लोन पास कराने के लिए 70% वोटों की जरूरत होती है। अब जरा सोचिए, अकेले अमेरिका के पास 37% वोट हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर अमेरिका ने ना कह दिया तो बाकी पूरी दुनिया मिलकर भी सिर्फ 63% तक ही पहुंच पाएगी, और वो लोन कभी पास नहीं हो सकता। इसी को कहते हैं असली वीटो पावर। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वर्ल्ड बैंक में होता है। कहा जाता है कि यही कहानी IMF में भी दोहराई जाती है, जहां अमेरिका का दबदबा शायद और भी ज्यादा है। मतलब दुनिया के किसी भी देश को कब, कितना और किन शर्तों पर पैसा मिलेगा, इसका रिमोट कंट्रोल एक तरह से अमेरिका के हाथ में है। तो चलिए अब इन बड़ी बड़ी पॉलिसीज और वोटिंग के खेल से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि इसका हम जैसे आम लोगों की जिंदगी पर, हमारी जेब पर क्या और कैसे असर पड़ता है। WTO का एक नियम था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या IPR। इसके तहत कोई भी दवा कंपनी अगर नई दवा बनाती है तो उसे 20 साल का पेटेंट मिल जाता था। मतलब 20 साल तक कोई और वो दवा बना ही नहीं सकता। अब जरा सोचिए इसका नतीजा क्या हुआ होगा। जीवन बचाने वाली दवाएं इतनी महंगी हो गईं कि आम लोगों की पहुंच से ही बाहर हो गईं, क्योंकि कंपनियां अपनी मनमानी कीमत वसूल रही थीं। ये आंकड़े देखिए, ये खुद पूरी कहानी बता रहे हैं। जो दवा महीने के 1.5 लाख रुपए की आती थी, वही दवा जब भारत सरकार ने दखल दिया तो सिर्फ 8,000 रुपए में मिलने लगी। जो हार्ट स्टेंट 2.5 लाख का था, उसकी कीमत सीधे 15,000 रुपए पर आ गई। ये साफ दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी पॉलिसी में बदलाव का सीधा असर किसी की जेब पर पड़ता है। और ये खेल सिर्फ दवाओं तक ही नहीं है। MRI मशीन का ये उदाहरण देखिए। मान लीजिए एक अस्पताल ने 7 करोड़ की मशीन खरीदी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उन्हें हर साल 40 लाख रुपए का सर्विस कॉन्ट्रैक्ट लेना ही पड़ेगा, और वो भी उसी कंपनी से। इसी को परपेचुअल पेमेंट का सिस्टम कहा गया है। मतलब एक ऐसा पेमेंट जो कभी खत्म ही नहीं होता।
तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस इतने पावरफुल और कॉम्प्लेक्स सिस्टम के सामने अलग-अलग देश करते क्या हैं? क्या वो बस चुपचाप सारे नियम मानते रहते हैं या फिर कोई और रास्ता भी निकालते हैं? देखिए, कहा यह जाता है कि आईएमएफ से मिलने वाला लोन सिर्फ पैसा नहीं होता। उसके साथ आती हैं बहुत सारी कड़ी शर्तें, और ये शर्तें अक्सर इतनी सख्त होती हैं कि किसी देश की पूरी पॉलिसी ही बदल सकती हैं। एक उदाहरण दिया जाता है पाकिस्तान का। ये दावा है कि जब पाकिस्तान ने आईएमएफ से लोन मांगा तो एक शर्त ये रख दी गई कि वो अपनी सरकारी एयरलाइन कंपनी को बेच दे। ये एक ज़बरदस्त उदाहरण है कि कैसे कर्ज का इस्तेमाल किसी देश के अंदरूनी फैसलों को कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। जैसे भारत ने किया, जब दवाओं की कीमतें आसमान छू रही थीं, तो भारत ने संसद में एक खास कानून बनाया और उन कीमतों को नीचे ले आया। ये दिखाता है कि देश चाहें तो इस सिस्टम के नियमों को चुनौती भी दे सकते हैं और अपने नागरिकों के हितों को सबसे ऊपर रख सकते हैं। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की इस दुनिया में जहां इतने बड़े बड़े फाइनेंशियल जायंट्स मौजूद हैं, सच्ची आर्थिक आज़ादी के असल मायने क्या हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है।